अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन आज 15 स्टार्ट है, जिसका नाम है तरल दाब यानी फ्लूइड प्रेशर नाम है। तो इसमें देखिएगा पहले नंबर पर आप लोग समझना है कि तरल और दाब क्या है। दोनों अलग अलग चीज है, तरल अलग है, दाब अलग है। तो देखिए हेडिंग भी हम डाले हैं, तरल अलग से आपको बताएंगे और दाब के बारे में अलग से बताएंगे। तो तरल से मतलब है, देखिए अगर तरल का उदाहरण आप लीजिएगा तो द्रव और गैस दोनों जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की, वह दोनों अवस्थाएं जो है तरल कहलाएंगी। तरल का मतलब है जो बहते हैं। तो देखिए द्रव भी बहता है और गैस भी बहती है, तो दोनों तरल के अंतर्गत आएंगी। और तरल में एक खासियत होती है कि इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, या आप कह लीजिए कि जैसे तरल में गैस का आयतन तो कोई निश्चित नहीं होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित हो जाता है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर आप कहते हैं तो हो जाता है। बल्कि इसमें खासियत वह रखिएगा कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आकार का मतलब जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेगी। तो आपको एक सामान्य जानकारी रखना है तरल के बारे में कि तरल क्या है। तो लिखिएगा, इसमें तरल हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिएगा तरल वे पदार्थ हैं तरल वे पदार्थ हैं जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। तरल वे पदार्थ हैं जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। जैसे लिख दीजिएगा द्रव और गैस। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ, तरल का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो बहने से मतलब होता है कि जो बहेगा वही तरल रहेगा। द्रव भी बहता है, गैस भी बहती है, तो वह तरल रहेगा। अब अगर द्रव और गैस दोनों में लीजिएगा तो देखिए, अगर हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा आपसे करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस की परिभाषा बताते हैं कि पदार्थ की ठोस वह अवस्था होती है जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। बोलिए वह कहलाता है क्या? ठोस। द्रव में देखा जाए तो आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। लेकिन गैस की क्या खासियत है कि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। इसको भी समझिए कि जितने आयतन में आप चाहेंगे उतने आयतन में फैला सकते हैं। पूरे कमरे में चाहेंगे तो पूरे कमरे में फैला सकते हैं, या इससे कम स्पेस देंगे तब भी वह उसी में फैली रहेगी। तो इसका तो दोनों निश्चित नहीं होता, ना तो आयतन ना तो आकार, लेकिन इसका आयतन तो निश्चित होता है। जैसे देखिए अगर 1 लीटर आप जल ले लीजिए तो अगर उसको आप किसी बर्तन में रखिएगा तो उस बर्तन का रूप वह धारण कर लेगी, लेकिन आयतन तो 1 ही लीटर रहेगा ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव का आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन आकार अनिश्चित रहेगा। जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका आकार ग्रहण कर लेती है। तो देखिए इसमें हमने बताया कि आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है, इसका भी आकार अनिश्चित है। तो इसी के आधार पर हम परिभाषा दे दिए तरल की कि तरल वे पदार्थ है या तरल वे हैं जिनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसी हिसाब से परिभाषा इसकी दे दी गई है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया द्रव और क्या? गैस। अब आता है दाब के संबंध में, तो हेडिंग डालिएगा दाब। यह परिचय मात्र आपको चाहिए, परिचय मात्र दे दिया जा रहा।
दाब क्या है। तो देखिए दाब का सूत्र हम पहले लिखना चाहेंगे। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। आप लोग भी इसको नोट करिएगा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल यानी P बराबर F अपान A। यह फार्मूला नोट कर लीजिएगा सब लोग। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम थोड़ा दाब के बारे में विस्तार करेंगे। यहां जो दाब है वह देखिए एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब है। नीचे वाला एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल करिएगा। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। नीचे लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। लगने वाला अभिलंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो दाब है वह बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अगर आप बल का मान बढ़ाइएगा तो सीधा दाब क्या होगा? बढ़ेगा। चूंकि दाब जो है बल के अनुक्रमानुपाती है और जबकि क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। आप इन दोनों को अगर अलग अलग करिएगा तो यह मिलेगा P अनुक्रमानुपाती F और P व्युत्क्रमानुपाती A होगा। यानी जो बल है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, बटा में रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और बल यह जो है दाब बल के अनुक्रमानुपाती रहेगा। यही मतलब हुआ इसका। इसका मतलब है कि देखिए बल बढ़ाएंगे तब भी दाब बढ़ेगा, या तो क्षेत्रफल घटाएगा तब दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ाने का दो उपाय है। देखिए अगर आपको दाब बढ़ाना है, दाब बढ़ाना आप चाह रहे हैं तो आपको या तो F बढ़ाना पड़ेगा, F बढ़ाना पड़ेगा, या तो कहिए क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो कोई तो बल बढ़ाना नहीं चाहेगा, सोचेगा कि बल ज्यादा हमको ना लगाना पड़े, तो युक्ति आप लगाएंगे क्षेत्रफल की, यानी क्षेत्रफल को घटाना चाहेंगे, और यहां क्षेत्रफल घटेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। इस घटना पर आपको बता देते हैं तमाम एग्जाम्पल मिलते हैं जो कि इस घटना पर आधारित होते हैं। जैसे कीली है, एक सिरे पर नुकीली बनाई जाती है, क्यों? तो कीली का एक सिरा नुकीला का मतलब इसी तरह होता है, जैसे यह स्केच पेन है, इसका सिरा नुकीला है, उसी तरह कीली का सिरा भी नुकीला है। तो बताइए नुकीले सिरे का क्षेत्रफल क्या रहेगा? कम रहता है। और क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब क्या लगेगा? अधिक। यानी इसको अगर दीवार में आप धंसाना चाहेंगे तो थोड़ा सा केवल बल लगा दीजिए, इसके बाद दाब ज्यादा लग जाएगा और यह कीली धंस जाएगी। लेकिन अगर यही सिरा नुकीला नहीं रहता तो क्षेत्रफल ज्यादा रहता, यानी जैसे यह सिरा है नुकीला नहीं है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब कम लगेगा। तो आप हथौड़े से बार बार भी वार करते या ज्यादा वार करते तब जाकर के वह धंस पाती, यानी ज्यादा बल आपको लगाना पड़ता, जिसमें आपको परेशानी आएगी ही। इसलिए अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक सिरा नुकीला बनाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कम बल लगाकर दीवार में हम लोग इसको धंसा सकते हैं। तो समझ में आ जाएगा सबको। इस पर आधारित और भी घटना है, बस अवगत आपको करा देते हैं। दूसरी घटना आप कह सकते हैं कि जो भारी वाहन है उसके पहिए चौड़े बनाए जाते हैं। भारी वाहन का मतलब जैसे ट्रक वगैरह है, देखिए दो दो पहिए लगे होते हैं। तो दो दो पहिए लगने की वजह दो तीन है। एक तो है कि अगर एक पहिया खराब हो जाता दूसरा पहिया उसको संभाल लेगा, यह भी खासियत है। उसके अलावा दोनों पहियों का जो
क्षेत्रफल पड़ेगा जमीन पर या सड़क पर पड़ेगा वह ज्यादा रहेगा, और जब क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो उसके द्वारा जो दाब लगेगा, यानी भारी वाहन के द्वारा जो दाब लगेगा, जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। और दाब कब लगेगा सड़क पर, तो सड़क धंसेगी नहीं, ना तो टूटेगी जल्दी। तो समझ जाएंगे सब लोग ना, यहीं से देखिए खासियत होती है, और इसी को लेकर के बेस यह सब समझाया जा सकता है या यह सब नोट किया जाता है। अगर आ गया कि कीले एक सिरे पर नुकीले क्यों बनाई जाती है, तो इसी से दिया जाएगा जवाब। भारी वाहनों के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं क्यों, तो इसी से जवाब दिया जाएगा। या आपके घर पर हमने बताया कि अगर कोई तख्ता है जो कि बहुत पुराना हो चुका है, ज्यादा भार करेंगे तो वह लुढ़क सकता है या टूट सकता है, तो आपको खासियत है, आपको यही सावधानी रखना है कि उस पर कोई भी सामान रखी जाए तो तह पतह लगाकर ना रखी जाए, बल्कि पूरे तख्ते पर फैला कर रखी जाएगी। वही सामान जब पूरे तख्ते पर फैला कर रखी जाएगी तो उसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, तो तख्ता आपका टूटेगा नहीं। लेकिन आप तह पता लगाएंगे तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब घिरा क्षेत्रफल कम होगा तो देखिए दाब ज्यादा लगेगा, तो तख्ता टूट सकता है। तो इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल रहेंगे सब इसी घटना पर आधारित रहेंगे। तो समझ जाएंगे सब लोग ना, तो यह भी समझ लीजिएगा। उसके अलावा आप इसके मात्रक पर चलिए, दाब का मात्रक देखा जा क्या है, यहां लिखेंगे दाब का मात्रक। बताइए दाब का मात्रक का मतलब यफ का मात्रक लिखेंगे, अब बटे ए का मात्रक लिखेंगे, ए का मात्रक लिखा जाएगा। दाब का मात्रक देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, अब बटे ए का मात्रक क्या होता है, ए जो है क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर ना, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल कहा जाता है। अगर एक पास्कल बराबर अगर देखा जाए तो एक न्यूटन और एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। यानी अगर एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक न्यूटन का बल लगाया जाए तो उस पर पड़ने वाला जो दाब होगा वह कितना होगा, 1 पास्कल होगा। इसी तरह इसको डिफाइन कर लेते हैं, आ जाएगा सबको। तो चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, दाब का मात्रक बराबर इस तरह नोट करिए। और यहां पर 1 पास्कल को डिफाइन करेंगे हम लोग इनवर्टेड कामों में। तो सबको समझ में आ गया होगा। 1 पास्कल को डिफाइन करिए, लिखिएगा यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल, यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल 1 न्यूटन है, लगने वाला अभिलंबवत बल 1 न्यूटन है, तो इस पर लगाया गया दाब 1 पास्कल होगा। तो इस पर लगाया गया दाब 1 पास्कल होगा। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर आ गया पास्कल को डिफाइन करिए या 1 पास्कल को डिफाइन करिए, तो आप इसी तरह डिफाइन करिएगा और ये इसको लिख दीजिएगा 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटे 1 मीटर। यानी देखिए 1/1 का मान तो एक ही आएगा, तो इसीलिए इसको इसी रूप में लिखते हैं। तो सबको आ जाएगा ना। इसके बाद देखिए
दाब का मात्रक तो आपको मिल गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, या तो इसकी जगह पास्कल लिख दीजिएगा। और इसको देखिए छोटे में भी आप लिख सकते हैं, PA लिख दीजिएगा तो पास्कल इसका मतलब हो जाएगा। शार्ट में लिखने का भी तरीका है, पास्कल को PA से दिखा दीजिएगा। कहीं भी आता है PA दिखा देंगे तो पास्कल हो जाएगा। हो गया यार। इसके बाद देखिए इसके और भी मात्रक है, जैसे वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब से भी नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, जैसे आप कहते हैं 2 वायुमंडल दाब है, 4 वायुमंडल दाब है, तो आपको एक फार्मूला हम बताते हैं। अगर एक वायुमंडलीय दाब देखा जाए तो कितने पास्कल के बराबर होगा, 1.013 ना, इंटू 10⁵। यह देखा जाए पास्कल लिख दीजिएगा, या तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिख दीजिएगा, इतने के बराबर होगा। तो लिखिएगा इसके अतिरिक्त, नोट करिएगा, इसके अतिरिक्त दाब के अन्य मात्रक भी हैं। इसके बाद डायरेक्ट यह फार्मूला लिख लीजिएगा, एक वायुमंडलीय दाब बराबर इतना पास्कल। तो अगर क्वेश्चन में वायुमंडलीय दाब दे रहा है, 2 वायुमंडलीय दाब बराबर 2 से गुणा हो जाएगा, 4 वायुमंडलीय दाब में 4 से गुणा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा ये फार्मूला, और इसको याद ही रखिएगा। इसका यूज देखिए आप पाए भी होंगे, आगे भी पाएंगे कैसे प्रयोग किया जाएगा। यह तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम आपको तरल के बारे में बता दिए और दाब के बारे में भी बता दिए, लेकिन आपका सिलेबस जो है तरल दाब से स्टार्ट है। तरल दाब क्या होता है, आप दोनों को मिला दीजिएगा। तरल दाब का मतलब हुआ कि द्रव द्वारा लगने वाला दाब, गैस द्वारा लगने वाला दाब, यही तो तरल दाब कहलाएगा। तरल दाब अगर दोनों को मिला दीजिए एक साथ, तो द्रव और गैस द्वारा लगने वाला जो दाब है वही कहलाएगा क्या, तरल दाब कहलाएगा। यही परिभाषा बन जाएगी। तो गैस द्वारा जो लगने वाला दाब है वह तो वायुमंडलीय दाब से किया जाएगा, वह लगभग दिया रहेगा आपको। द्रव द्वारा लगने वाला दाब है, जिसके लिए हम बताए भी होंगे, P बराबर HDG आता है। क्यों, द्रव में लगने वाला जो दाब है H गहराई पर, उसमें P बराबर HDG कहिए, D डेंसिटी है, घनत्व है, या तो HρG कहिए, रो भी घनत्व होता है। तो आप D से भी दिखा सकते हैं और रो से भी दिखा सकते हैं, दोनों ही घनत्व है, डेंसिटी है। तो चलिए अब स्टेप डाल लीजिएगा तरल दाब। अब आप सिलेबस पर आएंगे अपने। तरल दाब हेडिंग डालिएगा, फ्लूइड प्रेशर, तरल दाब, फ्लूइड प्रेशर रहेगा, हेडिंग डालिएगा तरल दाब। लिखिएगा द्रव तथा गैस द्वारा लगने वाला दाब, द्रव तथा गैस द्वारा लगने वाला दाब तरल दाब कहलाता है। द्रव तथा गैस द्वारा लगने वाला दाब तरल दाब कहलाता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। द्रव द्वारा किसी गहराई पर लगने वाले दाब के लिए
सूत्र निम्न प्रकार प्राप्त किया जाता है। निम्न प्रकार प्राप्त किया जाता है। हो गया, निम्न प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो आता है, देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि द्रव के अंदर लगने वाले दाब के लिए सूत्र निगमित कीजिए। द्रव के अंदर लगने वाले दाब के लिए सूत्र निगमित कीजिए। तो वह स्टेप इसी में हम लिखवा दे रहे हैं या ड्राइव करा दे रहे हैं। फार्मूला तो आपको पता है, P बराबर होता है HDG या H रो G। अगर आप द्रव का घनत्व D मानेंगे तो D आएगा, अगर द्रव का घनत्व रो मानिएगा तो क्या आएगा, रो आएगा। अब जैसा मानेंगे उसी हिसाब से आएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि एक बीकर है या कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं जिसमें द्रव भरा हुआ है। यह देखिए एक बीकर है जिसमें द्रव जो है भरा है, यहां से पूरा द्रव जो है इसमें भरा हुआ है। और इस द्रव का घनत्व तो क्या मानेंगे, रो मानेंगे कि डी मानेंगे, डी मानिए। चलिए डी से डेंसिटी आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रो भी हो सकता है। ये नहीं कि अगर रो आ गया तो आप कहिए गलत है, सही वह भी रहेगा। यह देखिए कोई द्रव भरा है जिसका घनत्व तो क्या है, स्मॉल डी। तो चलिए नोट करते जाइए आप लोग। माना, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। माना किसी बर्तन में स्मॉल डी घनत्व का द्रव में देखिए जल भी हो सकता है और भी कोई द्रव हो सकता है, इसलिए द्रव शब्द लिखवाए हैं। आप जल मत लिखिएगा, जल लिखेंगे तो स्पेशली हो जाएगा जल के लिए, और जल के लिए स्पेशली रहेगा तो उसका घनत्व निश्चित होता है। तो चलिए क्या लिखे, माना किसी बर्तन में स्मॉल डी घनत्व का द्रव भरा है। स्मॉल डी घनत्व का द्रव भरा है। देखिए फिगर में यह भरा हुआ है डी घनत्व का द्रव। घनत्व आप समझ रहे हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यहां पर हम लिख देते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान अयम और बटा आयतन क्या V रहेगा। यानी एकांक आयतन का जो द्रव्यमान रहेगा वही क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। यही परिभाषा है देखिए घनत्व की, हर जगह जानिए तब आपको समझ में आ पाएगा। बस केवल घनत्व समझ गए, उसका मतलब नहीं समझे तो नहीं आ पाएगा आपको समझ में अच्छी तरह से। तो आप फिगर भी बनाते जाइएगा, फिगर भी बनता जाए लेकिन गहराई लीजिएगा, और यहां पर यह लिख भी लीजिएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हम लिखे हैं। आयतन का मतलब वॉल्यूम है तो V से दिखाए हैं, और द्रव्यमान मास यानी m से दिखाए हैं। साइड में घनत्व बराबर लिख दीजिएगा। अब देखिएगा इस द्रव के अंदर दो बिंदु लेना आपको है। द्रव के अंदर एक बिंदु C लीजिएगा, यहां C बिंदु है, और एक बिंदु जो है D लीजिएगा, एक बिंदु D लीजिएगा। D का मतलब कैपिटल D रहेगा, कैपिटल D रहेगा। दो बिंदु आप लीजिए इसी तरह, और यह H दूरी पर रहेगा। कितनी दूरी पर रहेगा, H दूरी पर दो बिंदु लीजिएगा। देखिएगा इसी तरह दिखाई दे फिगर में, H ऊंचाई पर या H दूरी पर द्रव के अंदर दो बिंदु C और D ले रहे हैं। आप भी लेते चलिए और लिखते भी चलिएगा। द्रव के अंदर नोट करिए दो बिंदु, द्रव के अंदर दो बिंदु, दो बिंदु C और D
सी और डी स्मॉल एच ऊंचाई पर, स्मॉल एच दूरी पर बल्कि लिखिएगा, स्मॉल एच दूरी पर लेते हैं, स्मॉल एच दूरी पर लेते हैं। अब चलिए अब सी और डी मान लीजिए यहां आपने ले लिया। अब सी और डी को केंद्र मानकर एक बेलन की कल्पना करेंगे। सी और डी को केंद्र मानते हुए एक बेलन की कल्पना करते हैं। लिखिएगा, सी और डी को केंद्र मानते हुए एक बेलन की कल्पना करते हैं। सी और डी को केंद्र मानते हुए एक बेलन की कल्पना करते हैं। देखिए बेलन आप बना लीजिएगा यहां पर, बल्कि सी थोड़ा दूर हम दिखा रहे हैं। यहां देखिए सी और डी को केंद्र मानते हुए इस तरह देखिए बेलन बनेगा। इसको केंद्र मानिएगा, वृत्ताकार बनेगा। यह देखिए बेलन बन गया। बेलन आप भी बना लीजिए। द्रव के अंदर एक बेलन की कल्पना की गई है, बनेगा नहीं, वैसे एक कल्पना करते हैं। लिखिएगा, लिखे है ना, बेलन की कल्पना करते हैं, लिखवाए है ना। ठीक है, कल्पना है, बनेगा नहीं वास्तव में, एक कल्पना करते हैं। हो गया। बेलन के अंदर स्थित, फिगर बनाते जाएगा, बेलन के अंदर स्थित बेलन के अंदर स्थित द्रव का द्रव्यमान बेलन के अंदर स्थित द्रव का द्रव्यमान स्मॉल एम लेते हैं। द्रव का द्रव्यमान स्मॉल एम लेते हैं। हो गया, स्मॉल एम क्या करते हैं, लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर थोड़ा हम बाहर बना दे रहे हैं, देखिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसमें सब मिल जा रहा है। ये समझिएगा अंदर ही है, और यहां पर बेलन देखिए यह बना है, ये बनाना है, दिखाई दे रहा है ना। और यह क्या है, डी है, और यह क्या है, सी, सी बिंदु है। और इसका इस बेलन के अंदर जो भी द्रव भरा है, ये द्रव भरा रहेगा ना, देखिए द्रव भरा है, इसका द्रव्यमान जो है यम लीजिएगा। इसमें जो द्रव भरा है उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, यम। ध्यान दीजिएगा। तो बताइए इसका द्रव्यमान किधर काम करेगा। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, या उसका कह लीजिए भार है, वह हमेशा किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। इसका भार, भार का मतलब क्या आएगा, यम, और क्या आएगा, जी, भार यम जी हो जाएगा ना। तो बेलन में जो द्रव है उसका जो भार है वह नीचे की तरफ काम करेगा। और इस पर देखिए द्रव द्वारा इस तल पर दाब जो लगेगा, अगर दाब को मान लीजिए या बल कहिए, बल अगर देखा जाए तो वह P1 और A ले सकते हैं। अगर इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है तो लिखिएगा, यदि बेलन के परिच्छेद का क्षेत्रफल, यदि बेलन के परिच्छेद का क्षेत्रफल बेलन के परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए लिया जाए, कैपिटल ए लिया जाए, तो सिरे सी पर
तो सिरे सी पर लगने वाला बल बराबर होगा P1A। P1 जो है दाब है, द्रव द्वारा दाब लगेगा ना। देखिए बल अगर निकालेगा या बराबर तो P इंटू ए आएगा कि नहीं, वही तो हम किए, P1 इंटू ए कर दिए इस पर जो दाब लगेगा। फिर लिखेगा सिरे, और यह किधर लगेगा, दिशा क्या होगी बताइए, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा। यहां लिख दीजिएगा नीचे की तरफ। अब लिखेगा सिरे डी पर लगने वाला बल, बताइए अगर यह P2 माना जाए तो देखिएगा इस तरह लगेगा, इस पर बल ऊपर की तरफ लगेगा बल, और यह क्या आएगा P2 और A, क्षेत्रफल तो वही रहेगा, तो P2 इंटू ए लिखिएगा। और इसकी दिशा क्या होगी बताइए, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। बेलन के संतुलन होने पर, इतना आप नोट करिए, एक बार और समझिए पहले। नीचे की तरफ लिखिएगा यह, फिगर अगर आप में भी दिक्कत है तो यह बना लीजिएगा अलग से, तभी कंफर्म हो पाएगा। और संतुलन का मतलब तभी समझ पाएंगे जब बल क्लियर रहेगा, तभी, नहीं फिर नहीं कर पाएंगे। अगर देखिएगा इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है तो अलग से इसको करके करिएगा। mg दिखाएगा, P1A दिखाएगा दिशा, P2A की दिशा दिखाएगा तीर। ये बताइए जल इसको ऊपर उठाना चाहेगा, उच्छेद बल जिसको कहते हैं, और उच्छेद बल P2A आएगा। और यह द्रव ऊपरी वाला जो है इसको दबाना चाहेगा नीचे, तो देखिए P1A दिखाएं, और इसका भार तो नीचे की तरफ काम करेगा। किसी भी वस्तु का भार हमेशा नीचे की तरफ ही काम करेगा। डेरिवेशन है, कभी कभी देखिए आ जाता है, देते भी है लोग, और जानकारी आपको होनी चाहिए। अब चलिए बन गया होगा फिगर, तो समझ में आ गया। किसी को कोई सस्पेंशन है तो बताइए, कोई संदेह है बताइए। हमने कहा कि तल सी पर द्रव द्वारा जो द्रव ऊपर है, ऊपर की तरफ द्रव है, वह दबाव जो है P1A या दाब जो है P1 डालेगा। तो P1 दाब से आप जान रहे हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर हम सिरे सी पर बल निकालें कि बल कितना लगा है, तो देखिए F बराबर P इंटू ए आएगा कि नहीं, यहां पर P1 इंटू ए आ गया। उसी तरह से सिरे डी पर देखेंगे तो उच्छेद बल लगता है। चूंकि किसी भी वस्तु को जब द्रव के अंदर आप दबाएगा तो ऊपर से जो दाब लगेगा वह तो उसको दबाएगा नीचे की तरफ, उसका भार भी नीचे की तरफ काम करेगा। लेकिन जो जल का या कह लीजिए द्रव का उच्छेद बल लगेगा वह किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। वो तो छेद बल जिसको कहते हैं। यानी किसी वस्तु को जब किसी द्रव में डुबाएगा तो नीचे की तरफ से उस वस्तु पर एक बल लगता है जिसको कहते हैं उच्छेद बल या उत्प्लावन बल नाम देते हैं, जिसकी वजह से वह वस्तु ऊपर की तरफ उठना चाहेगी। तो कह क्या रहा है कि अगर बेलन संतुलन में है, संतुलन का मतलब एक जगह रुका है, तो देखिए कोई वस्तु संतुलन में तब रहेगी अगर किसी वस्तु पर कई बल लगे हैं। कई बल तो लगा ही है, क्या बल लगा है बताइए, इस बेलन पर क्या बल लगा, एक बल यह है, एक बल यह भी mg बल है, एक बल यह, 3 बल लगा। और 3 बल लगने के बाद भी बेलन संतुलन में कह रहा है, संतुलन में है। तो कोई वस्तु अगर या किसी वस्तु पर कई बल लग रहे हैं, वह संतुलन में अगर है, तो इसका मतलब है कि उनका परिणामी क्या है, शून्य। उनका परिणामी बल क्या है, शून्य, तभी वह संतुलन में है। अगर परिणामी शून्य नहीं रहता तो किसी न किसी तरफ जाता, या तो नीचे की तरफ जाता या तो ऊपर की तरफ जाता, ये जानते रहिएगा। तो यहां भी देखिए परिणामी जब शून्य रहेगा तो बताइए बल की दिशा बताइए किसकी किसकी नीचे की तरफ है, कौन कौन बल नीचे है, P1A है और प्लस mg, बताइए नीचे की तरफ है कि नहीं,
और माइनस दूसरा क्या है बताइए, ऊपर तरफ है ना, दिशा अलग है तो माइनस चिन्ह लग गया, P2 और क्या लिखे, और इसका परिणामी बताइए क्या है, शून्य। देख लीजिए परिणामी शून्य। मतलब जो ऊपर की तरफ सारे बल लगे थे, सारे बल का मतलब दो बल है, उनका योग कर लिया, और जो नीचे की तरफ बल लगा उनका उसको घटा दिए, चूंकि विपरीत दिशा में है तो घट जाएगा, और इनका परिणामी क्या आएगा, शून्य। जैसे आपको हमने बताया कि अगर हम हाथ दोनों फैला दें और एक लड़का इधर से 10 न्यूटन का बल लगाए, एक लड़का इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगाए, तो बताइए दोनों विपरीत दिशा में है कि नहीं, तो बताइए परिणामी शून्य आएगा ना। हम किसी तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, 10 में से 10 घटाएगा, शून्य आएगा। घटा रहे कि नहीं। लेकिन अगर इधर 10 न्यूटन लगे और इधर 6 न्यूटन लगे, तो बताइए परिणामी आएगा कि नहीं। तब 10 में से 6 घटाएगा तो 4 आएगा, यानी 4 न्यूटन का बल इधर है, तो हम बताइए किधर जाएंगे, इधर, इस तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहां कह रहा संतुलन में है, यानी अपनी जगह पर है, इसका मतलब है कि परिणामी क्या है, शून्य। यही देखिए परिणामी शून्य दिखाया जाएगा। यह लाइन सबको समझ में आ गई। यह क्यों जुड़ा पता चला, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है, समान। देखिए नीचे की तरफ दोनों, तो जो एक दिशा में बल रहेगा वो जुड़ जाएगा, और जो विपरीत उसके रहेगा वो घट जाएगा, और तब परिणामी शून्य लिखा जाएगा। कोई दिक्कत। अब चलिए हम mg को उधर भेजना चाह रहे हैं, तो क्या आएगा, P1A माइनस फिर क्या, P2A, सही है ना। और इधर क्या हो जाएगा, mg माइनस mg ना, सही है। माइनस को हटाना चाह रहे हैं, तो बताइए P2A हो जाएगा माइनस P1A बराबर क्या हो जाएगा, mg। अब तो ठीक है ना, माइनस से गुणा कर दिए, ये प्लस होगा तो पहले लिख दिए, और ये माइनस हुआ बाद में लिख दिए। क्या गलत किए, mg नोट करिए। इसके बाद तुरंत फार्मूला आने वाला है। बोलिए यहां तक हो गया। एक कॉमन ले सकते हैं ना, एक कॉमन लीजिएगा तो क्या आ सकता है, P2 माइनस क्या, P1। यह देखिए P2 माइनस P1 का मतलब दबांतर हो गया, और A रहेगा बराबर, रुकिएगा अभी यहां तक पहुंच ले सब लोग ना, एक कॉमन होगा। ये हम देखे क्या है, द्रव्यमान। क्या है, बेलन के अंदर जो द्रव है उसका द्रव्यमान है। बताओ यह घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से, अगर द्रव्यमान निकाला जाए तो क्या आएगा, घनत्व गुणे आयतन आएगा ना। तो आप जो द्रव्यमान यम लिखा है उसकी जगह लिख सकते हैं क्या, घनत्व गुणे क्या, आयतन। अब गुणे क्या लिखेंगे, जी। नोट करिए, आप कर सकते हैं ना ऐसा। अब यहां लेकर हम चल रहे हैं, बल्कि देखिए P2 माइनस P1 को आप दबांतर है तो इसको ले लीजिएगा P, केवल P ले लीजिए, या स्मॉल p लीजिएगा। क्या करना है, जब स्मॉल p लिया गया तो P लीजिए केवल, और P इंटू क्या हो जाएगा A, यानी इसकी जगह हम P ले लिए, या डेल्टा P ले लीजिएगा, डेल्टा P ही लीजिए। डेल्टा P तो मान ही सकते हैं, दबांतर है डेल्टा P इंटू A बराबर फिर क्या आ जाएगा, घनत्व की जगह क्या माने हैं, D। क्यों, घनत्व तो नहीं माने हैं, D। और आयतन, आयतन किसका लेंगे, आयतन भी है, लेकिन आयतन किसका लेंगे, बेलन का ना, जो बेलन की कल्पना की है उसका आयतन लेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, सही है ना। तो बेलन का h क्या है बताइए, वही ना है, दोनों बिंदुओं की दूरी h है। पाई r स्क्वायर तो परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है, उसको हम a मान लिए हैं। तो बताइए आयतन की जगह हम लिखने जा रहे हैं क्या, a इंटू क्या h, सही है। यह देखिए परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया जिसको a माने हम, इसकी जगह पाई r स्क्वायर रख सकते हैं, और इंटू क्या हुआ h, और बताइए क्या बचा है, इंटू g, ठीक है ना। आयतन की जगह यह परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यह भी बेलन का होता है,
उसी की जगह तो आप ए की जगह पाई आर स्क्वायर रख देते हैं, इतना तो अंतर करते हैं। बोलिए ठीक है ना। अब इसके बाद बताइए ए से ए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो क्या बचा, डेल्टा पी बराबर डी ई एच जी। इसको सीधा कर लीजिए, डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, ई एच डी जी। ये देखिए फार्मूला आना था। ये दाब बराबर हो गया, द्रव के अंदर जो दाब आएगा या दाबांतर कह लीजिए, वह ऊंचाई, घनत्व और घुर्तीय त्वरण पर के गुणनफल के क्या आएगा, बराबर है। बस यही फार्मूला लाना था, जिसको आप डेल्टा पी की जगह पी भी लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं, पी बराबर एच डी जी, जिसको हम लेकर चलेंगे। तो नोट कर लीजिएगा पूरा, यही पूरा स्टेप था। अगर आता है कि इसके लिए फार्मूला निगमित कीजिए तो देखिए थोड़ा लॉन्ग में भी क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर कहीं से और दिक्कत होगी तो बताइएगा उसको। और फिर अब बस एक पास्कल का नियम बच गया है आपका, और पास्कल के नियम का अनुप्रयोग बच गया है। अनुप्रयोग का मतलब जो द्रव चालित ब्रेक है या और भी एक दो एग्जाम्पल है, बस उसके एग्जाम्पल बता देना है। पास्कल का नियम और दो इसका एग्जाम्पल, बस यही समझा देना और यह लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल देखिए इस पर आधारित है, आप लोग इसको लगाइएगा, देख लीजिएगा। कोई समस्या रहेगी तो फिर समय और भी दिया जाएगा, लेकिन थियरी केवल 2 दिन की है बस, तो रहने दे रहे इतना।